रागादिरोगान् सततानुसक्तान् अशेषकायः प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिजान् जङ्घान् यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आप सभी का इस तीसरे सत्र में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपने ध्यान की प्रक्रिया पूरी की होगी। अगर नहीं की होगी तो हम पहले 2 मिनट इस ध्यान की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आंखें बंद, सांस लेना शुरू करिए। आंखें बंद, श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। दीर्घ श्वास लीजिए। दीर्घ श्वास लेना, उसे धीरे धीरे छोड़ना है आपने। सांस लिया, धीरे धीरे आपने सांस को छोड़ दिया। पूरी सांस भर लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। पूरी सांस भरिएगा, रोक के रखिएगा, उसे धीरे से छोड़ दीजिए। आपने पूरी सांस ली, उसे रोके रखा और धीरे से छोड़ दिया। पूरक, अंतः कुंभक, स्थिरता पूर्व रेचक, धैर्य के साथ रेचक होना चाहिए। पूरक, अंतः कुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक। बाहर सांस को रोकिए। सांस ली, रोक दिया, धीरे से छोड़ दी, बाहर रोका। आपने सांस अंदर ली, रोक दी, धीरे से छोड़ा, फिर से रोक दिया। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन। 5 बार करिएगा इसे। सांस लेना है, उसे धीरे से छोड़ देना है। पूरी सांस भरिएगा और उसे धीरे से छोड़ दीजिएगा। आंखें बंद।
जाप बंद, दोनों हाथ के तलवे एक दूसरे पर घसीएगा, तलवे अपने आंख पर रखिएगा, उंगलियां नहीं, उसको नासा की तरफ घुमाइएगा और धीरे से आपकी आंखें खोलिएगा। यह आपको मदद करेगा आपकी इंद्रियों को एक्टिवेट करने के लिए, साथ में ही आपके मस्तिष्क की उन बिंदुओं को आपके इंद्रियों द्वारा मिलने वाले ज्ञान को एनालिसिस करने के लिए। ध्यान की प्रक्रिया एक आवश्यक प्रक्रिया है। हम अगर ये सोचेंगे कि हम ध्यान करने के सिवा नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो मेरा अनुभव इसके विपरीत है। इसलिए हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि ध्यान आपने भी करना चाहिए, और जब रुग्ण आपके पास आता है 5 मिनट वो बैठेगा वहां पर, या आपके अंदर केबिन में आने के बाद, अगर आप हमारे जैसी प्रैक्टिस करते हो जहाँ बाहर 200-500 लोग नहीं बैठे हैं, तो आप आराम से उसे आपके सामने बिठाकर उसके साथ में खुद भी कर लो। रुग्ण को भी लगेगा हाँ आप कुछ उसे ठीक से सुविधा दे रहे हो, कुछ ज्ञान की बातें करते हो। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि जब आप आज से 25 दिन बाद 20 दिन तक नाड़ी परीक्षा का अभ्यास स्वयं पे और घर वालों पे करने के बाद, जब खुद को नाड़ी परीक्षक के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहोगे, तब आप उनको आपके क्लिनिक के समय के विपरीत सवेरे के समय के अपॉइंटमेंट दो, या अगर आपका 2 बार का है तो दोपहर में क्लिनिक के पहले का 1 घंटे का अपॉइंटमेंट दो। ये समझ के चलो कि आपको 15 मिनट लगने वाले हैं एक रुग्ण के साथ। उसकी नाड़ी देखने में तो 1.5 मिनट लगता है। नाड़ी देखने का काम जो है वो 1.5 मिनट का है, 90 सेकेंड मैक्सिमम। आप खींच के उसको 180 सेकेंड पर ले जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको 5 मिनट पहले ध्यान करने का, 5 और 3 8 हो गए, और 7 मिनट उसको एक्सप्लेन करने का। इस तरीके से 15 मिनट का एक गैप, आपके पास जो समय है उतने पेशेंट को ही अपॉइंटमेंट दो। शांति से बुलाओ, प्रोफार्मा भराओ, प्रकृति उसको पहले ही फॉर्म दो, ये भर के ला, तेरा रोज का खाना पीना क्या खा क्या, एक अनुलोमन द्रव्य रात को दे दिया, रात में इतने बजे खिचड़ी खा, सवेरे मल प्रवृत्ति अनुलोमन दिया है तो हो ही जाएगी। उसके बाद उसको बुला लो, तो आपके नाड़ी देखने के सही समय में वो मेंटली प्रिपेयर होके आएगा कि मेरी नाड़ी परीक्षा होने वाली है। कल मैं एक बहुत बड़े विद्वान वैद्या से बात कर रहा था। मैं वैद्या ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने शायद उनके आर्टिकल्स टाइम्स में पढ़े होंगे। न्यूयॉर्क के संडे टाइम्स में वो अक्सर लिखती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया उनसे बोरो करता है। हमारे नाड़ी परीक्षा के वर्कशॉप्स के बारे में सुनने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया था कल, ये जानने के लिए कि क्या वो जो नाड़ी परीक्षा करती है और मैं जो कराता हूं उसमें अंतर है क्या। मैंने कहा अंतर तो पता नहीं, पर हमें एक अनुभव आता है कि जब हम रुग्ण को इस तरीके से प्रिपेयर करके सामने बिठाते हैं, और हमारी ये 4 उंगलियां ध्यान के बाद जब उसके नाड़ी पे रखते हैं, तो रुग्ण को अपने आप संवेदना होनी शुरू होती है कि मेरे ब्लैडर में कुछ गड़बड़ है, मेरे चेस्ट में कुछ गड़बड़ है, मेरे कान में कुछ गड़बड़ है, उसको महसूस होता है। और ये प्रक्रिया जो है वो हमें बड़ी सहायकारी होती है निदान करने में। बात ध्यान में रखिएगा, जब आपकी उंगलियां उस रुग्ण के नाड़ी पर स्पर्श करती है,
तब आपकी आत्मा उस रुग्ण की आत्मा के साथ एक ब्रिज बनाती है और वो ज्ञान का आदान प्रदान कराती है। इस आदान प्रदान में वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता तो है ही, साथ में आप उस तक पहुंचाते हो। तो नाड़ी परीक्षा करने के बाद ये बहुत साधारण सा अनुभव है कि रुग्ण को महसूस होना शुरू होता है कि उसके शरीर में कहाँ गड़बड़ है। और उसके आगे की बात मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाड़ी परीक्षा करते वक्त एक परहेज आपने हमेशा रखना है। एक बार उंगलियां रख दी कि जो भी कुछ पांचों स्तर है उनको आपने एक साथ निपटना है। एक देखा स्पीकिंग है सॉफ्ट, हाँ लिखा, इस तरीके से नहीं करना है। एक स्तर की 6 चीजें दूसरे स्तर के आगे वाले में जैसे बताऊंगा वो सब पांचों स्तर एक साथ देखनी है और उसको बाद में शांति से लिखना है। सब मिलाकर 13 चीजें हैं सिर्फ। इतनी चीजें तो आप जहन में रख सकते हो 5 मिनट के लिए, क्योंकि उसकी नाड़ी देखकर 1.5-2 मिनट में देख के हो गए, उसके बाद आपको लिखने में 1 मिनट लगेगा। उसको लिखेंगे तब जाके आपको बेनिफिट होगा। नाड़ी परीक्षा करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना बहुत 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 जरूरी है। इसके सिवा आप नाड़ी परीक्षा करने में मिस्टेक कर सकते हो। 20 दिन, आज से 20 दिन 25 दिन आप तुरंत निदान करने के चक्कर में मत पड़िएगा। नाड़ी परीक्षा का कल जो स्तर आपको बताया था मैंने, सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे 20 बार की नाड़ी भेजी है। पर मैं उनसे भी विनती करूंगा, मेरे पर्सनल वॉल पे नहीं भेजना। आपको नाड़ी भेजनी है ग्रुप में। अगर मुझसे आप जवाब चाहते हो किसी चीज के बारे में, तो मैं हर एक के पर्सनल वॉल पे देखने लगूं तो मेरे 225 वर्कशॉप्स और अभी 50 के आसपास वेबिनार हुए हैं, उतने सब ग्रुप है और सब मिलाकर उसमें 15-16 हजार लोग हैं। अगर 15-16 हजार लोग मुझे भेजने लगे पर्सनल वॉल पर व्हाट्सएप, तो मैं बाकी कुछ काम कर नहीं पाऊंगा। तो जो एक्टिव 1 महीने के लिए हमारा बहुत एक्टिव रहता है, मैं उन वेबिनार्स को रेगुलर देखता हूँ, बाकी वहां पर आने के बाद देखता हूँ। तो मेरी अपेक्षा आपसे सबसे इतनी है कि आपके जहन में जब भी कोई बात आवे, जब भी आपको कुछ बात देखनी समझनी हो, शंका पूछनी हो, तो ग्रुप में डालें। उसके 2 बेनिफिट है, आपको गारंटेड जवाब मिलेगा, बड़ा बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट जो मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा है, आपके हिसाब से नहीं होगा, मेरे ग्रुप के सभी सदस्यों को उसका फायदा होगा। क्योंकि शंका हर एक के मन में आएगी, पूछने का काम हर एक नहीं करता है। बड़ा डर लगता है, क्या ये शंका सही है, मैंने पूछनी चाहिए, कि ये हल्का सा है, मेरी अकेले की गलती है। ये सबको ओवरकम करो। आपके मन में जब भी कोई भी बात आती है, कृपा करके उसे तुरंत पोस्ट करो, क्योंकि वो शंका आपकी ही नहीं बाकी बहुत सारे लोगों के मन में आती होगी, पर वो अपना उत्तर खूब ढूंढने का प्रयास करते होंगे। जब खुद उत्तर ढूंढते हैं तो शायद संभावना है कि समय ज्यादा लगेगा। मिलेगा नहीं ऐसी बात तो है ही नहीं, मिलेगा गारंटी से। किसी एक बंदे को पहले बार नाड़ी समझ में आई होगी ना, तभी तो हम तक आई है, तो उसको मिली तो हमें भी मिल सकती है। आपको ये अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। हम सिर्फ आपका कष्ट कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नाड़ी मैं नहीं सिखाऊंगा तो आपको नहीं आएगी, आएगी, डंके के चोट पर आएगी। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, पहल आपको करनी पड़ेगी, तब आएगी। मैं आपका ये शुरुआती दौर का जो श्रम है वो कम कर रहा हूं। मैं उल्टा कहता हूं कि मैं आपका यहाँ पर फादर बनने की चेष्टा करता हूं, जो आपको साइकिल सिखाने में सहायकारी होता है। वो साइकिल पे बैठ के साइकिल नहीं सिखाता आपको, साइकिल पे आपको बिठाता है, पैडल आपको मारनी रहती है, हैंडल आपको पकड़ना होता है, वो पीछे से कैरियर पकड़ता है। बस इस रोल में मैं हूं, कैरियर पकड़ने वाले। नाड़ी परीक्षा करनी आपको है,
अपने आप पे विश्वास रखकर करनी है, और मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको करते आएगी, गारंटी। आज के वारंटी के जमाने में गारंटी कोई नहीं देता, मैं गारंटी दे रहा हूं, ध्यान में रखना। तो चलो फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारे गुंडे जी गायब थे तो मैंने सोचा 5 मिनट आपसे बात कर लूं, वरना मेरा वापस दिमाग खाएंगे मेरे को मैसेज भेज भेज कर, सर मैं थोड़ा मिस्टेक हो गई, मैं लेट आ गया तो मुझे ध्यान में नहीं है। हाँ, तो मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा, कोल्हापुर जाना रहता है मुझे। सॉरी सर। चलो, नाड़ी परीक्षा फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इमीडिएट एक्सप्रेशन की। अंगूठे के नाखून के बीचों बीच से आपकी तर्जनी लेकर सीधा लैटरल साइड ऑफ द आर्म पे चले जाना, वहां पर आपको वो बोनी प्रोमिनेंस मिलेगा। उसके बाद अंदर की तरफ जाना, मीडियली, मीडियली जाएंगे, आपको एक गड्ढे जैसी चीज मिलेगी, वहां पर आपको पल्सेशन मिल सकता है, वहां पर उंगली रखना 90 डिग्री में चाहिए, और दूसरी और तीसरी, तीनों उंगलियां रख दी। तो यहाँ पर आपको 6 चीजें महसूस करनी है। वेदर पल्स इज प्रिकिंग और सॉफ्ट, सेकंड वेदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर, वेदर इट इज फुल और एम्प्टी, और वेदर इट इज वार्म और नॉट वार्म। वेदर इट इज प्रिकिंग और सॉफ्ट, नंबर 1, रेगुलर और इरेगुलर, नंबर 2, फुल और एम्प्टी, नंबर 3, वार्म और नॉट वार्म, नंबर 4, कौन से उंगली के नीचे लगती है, नंबर 5, और हर एक उंगली के नीचे इंटेंसिटी कितनी है। ये 6 चीजें आपको देखनी है। मुझे गारंटी है कि आप में से काफी सारी लोगों ने कल स्ट्रॉ से पीकर देखा होगा, क्योंकि वो अनुभव आप जरूर करना चाहेंगे कि क्या फील आता है। आज आप फिर से एक बार लस्सी पीजिएगा स्ट्रॉ से और महसूस करिएगा दोनों के डिफरेंस को। दूसरी एक चीज और कर सकते हैं आप, 5 ग्लास लेना, छोटे वाले चाय के ग्लास, उसमें सब में हाफ तक नॉर्मल पानी भरना। एक ग्लास में 4 चम्मच गर्म पानी डालना, 2 चम्मच गर्म पानी डालना, दूसरे में 4 चम्मच डालना। एक ग्लास में 2 चम्मच बर्फ का पानी डालना, दूसरे में 4 चम्मच बर्फ का पानी डालना। 5 गिलास है, एक रूम टेम्परेचर वाला है, 2 में हल्का गर्म पानी पड़ा है, उबलता पानी डालो 2-2 चम्मच, 2 और 4 चम्मच। इधर ठंडा पानी डालो तो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। उस ग्लास को स्पर्श करो, आपको फर्क महसूस होगा, आपकी उंगलियां तैयार होगी उन स्पर्श को समझने के लिए। पर ये अगर आपको और ज्यादा साइंटिफिक करना है तो एक में 37 डिग्री वाला पानी रखो, 36 डिग्री, दूसरे में 38 डिग्री, तीसरे में 39 डिग्री, चौथे में 40 डिग्री और पांचवे में 41 डिग्री, एक में 36 डिग्री और एक में 35 डिग्री। ऐसा पानी डाल के रखो और उसको स्पर्श करो। और ज्यादा साइंटिफिक, क्योंकि हमें टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वाला मिलने वाला नहीं है, हमें तो बॉडी टेम्परेचर वाला मिलने वाला है, ज्यादा साइंटिफिक। कुछ कल मुझे किसी ने पूछा कि ये जो पल्स लगती है मुझे, वो 3+ या 4+ पूछ रहे थे। वो मुझे जिन्होंने पूछा उन्होंने 4+ पूछा। ये 4+ को कैसा देखेंगे? मैंने कहा यार 4+ तो मैं देखता नहीं हूँ, हम देखते 3+ तक है। पर अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गौतम भाई मेरे बड़े अजीज है, उनसे पूछता हूँ पहले। हाँ, हमारे गांव से, कोल्हापुर से है ना गौतम भाई। मिसल आपके वहां मिलती है, बड़ी तीखी होती है ना? बराबर है सर। झनझनीत। होती है क्या? हाँ सर, झनझनीत होती है। होती है, झंझनित होती है। बोले झंझनित का मतलब है भयंकर तीखा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तीखापन कम हुआ तो आपके जबान पे महसूस होता है क्या? जल्दी महसूस होता आज है। मजा नहीं आ रहा है? जल्दी महसूस होता है। इमीडिएट। पता। यस यस। अगर मीठी हो जावे तो है। तो फिर वो मिसळ कैसी? उसका मिश्रण ही नहीं कहेंगे। देखो, और अभी मुझे एक इसको स्केल पे बताओ, नहीं ज्यादा कम थोड़ी कम कैसे पता चलता है? नहीं सर, ये बता नहीं सकते। ये पता नहीं। अरे आप तो खाते हो ना मिसल, कौन बता सकता है? जरा हाथ ऊपर करो, 3।
कौन बता सकता है मुझे कि आपके खाने में नमक कम है, ज्यादा है? हाँ मैडम प्लीज बोलिए। अगर सब महसूस किया होगा तो ही पता चलेगा कि अच्छा, कम। महसूस किया होगा तो ही पता चलेगा। अगर अगर मिसळ कम तीखी खाई है तो पता चलेगा, या जबान पे जब तीखा लगेगा, पर कम खाए तो ही चलेगा, नहीं तो ज्यादा खाए तीखा खाए तभी भी चलेगा, पता चलेगा। तीखे की रेंज का पता चलेगा क्या? ये कम है, ज्यादा है, मॉडरेट है? चलेगा, वी कैन नमक का अंडरस्टैंड दैट। कैसा नमक चलेगा? आप मुझे मेजर करके बताएंगे कि कितना तीखा हुआ, कितना मॉडरेट है, कितना कम है? मेजर नहीं कर सकते। अगर क्यों? मुझे तीखा लगा तो आपको नहीं तीखा लगेगा, मे अच्छा, बी। मुझे और मेरे सामने करीबन एक मेरे गार्डन में 50 पौधे हैं और हर एक के पत्ते हरे कलर के हैं, पर हर एक का हरा कलर अलग अलग है। मुझे पता चल सकता है क्या? ये सब हरा है, सावन का देख ले सब हरा है। तो ये हरापन में डिफरेंस महसूस होगा कि नहीं होगा? आप कैसा लगता है आपको? डिफरेंस महसूस होगा कि नहीं होगा? यही जवाब है। अगर आप नाड़ी पे उंगली रखोगे, प्लीज सब म्यूट करके रखो। क्या है कि ये हमें पता चलता है उंगली रखने से कि ये नहीं ठीक है, लाइट ला रहा है, स्ट्रांग पल्सेशन है, मॉडरेट है, ये हमें फील होता है। अब उसको मेजर करने का है क्या? बिल्कुल है, हमारा धंधा ही वही है। मैं आपको बात बताऊं, मैं जो आईआईटी में करता हूं वो यही है। हम मेजर करते हैं, प्रेशर सेंसर लगाए हैं, टोनोमीटर्स लगाए हैं। आप टोनोमेट्री आपको आप अगर आपके किसी पेशेंट को आपने देखा होगा, आपने कॉलेज में फाइनल ईयर में शायद देखा होगा, ग्लाकोमा का डायग्नोसिस करते हैं ना, तब आंखों पर टोनोमीटर लगाते हैं, ज़ाइलोकेन डालते हैं और टोनोमीटर लगाते हैं। ये टोनोमीटर अंदर के प्रेशर को मेजर करता है। अगर आपके कोई पुराना टोनोमीटर दो चार मिल जावे तो लेके आइए, उसको तीनों को एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में लगाइए कि वो उंगली पे रखने पर पल्स हिलेगी, वो टोनोमीटर भी हिलेगा, तो आप उसको मेजर भी कर सकते हो। नहीं कर सकते वाली स्टोरी नहीं है। पर क्या हम इस सहज आसान नाड़ी परीक्षा को डिफिकल्ट करें? बात यह है कि जो हम क्लिनिक में 3 उंगली से आसानी से कर सकते हैं, जो हमारा इसका इस्तेमाल कर कर और हमारे अनुभव का इस्तेमाल कर कर, जो हमें सहजता से नेचुरल इंस्टिंक्ट बताती है। यह आवाज आ रही है, अभी जैसे ये बोल रहे थे मुझे आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने चेक किया तो उनको भी ध्यान में आया कि आवाज नहीं आ रही है, तो उन्होंने तुरंत बोलने वाला जो माइक है वो नजदीक ले लिया। तो ये हमें पता चलता है जोर से आवाज कितनी। अगर आप आवाज देने वाले हो ना, हम आयुर्वेद शास्त्र में जब आए थे फर्स्ट ईयर में, आपको भी पढ़ाया गया होगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुता। आवाज देने के 3 तरीके हैं। जो हमें नजदीक वाले को आवाज देनी है, जो मेरे सामने बैठा है उस पेशेंट के साथ बात करते वक्त मैं चिल्लाकर बात नहीं कर सकता, और अब माइक नहीं है तो मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता है। परंतु अगर मेरे से दूर एक लड़का, मेरा जो ऑफिस बाहर बैठा हुआ है रिसेप्शन पे, और मेरा किसी कारणवश इंटरकॉम बंद हो गया, तो मुझे उसको चिल्ला के बुलाना पड़ेगा। और अगर कोई बंदा मेरे गेट पर अटका हुआ है कॉलोनी के, सोसाइटी के, उसे मुझे कुछ कहना है, अरे, तो मैं उसे प्लुत के आवाज में बोलूंगा। ये हम आंखों से देखकर डिस्टेंस से आवाज कितना भेजने का इसका गणित ब्रेन लगाती है, उसको कोई मेजरमेंट नहीं होता। वैसे नाड़ी में मिलने वाले स्पर्श का नॉर्मल तरीके से मेजर कर सकते हैं आप, मेजर नहीं कर सकते वाली बात ही नहीं है। पर हम हर बार ये मेजर करें क्या, तो इसका जवाब नकारात्मक है। हमें ये महसूस हमें अपने आप को करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, ये ह्रस्व है, दीर्घ है या प्लुत है, ये वीक है, मॉडरेट है या स्ट्रांग है। क्योंकि ये नाड़ी का परीक्षण आपके नाड़ी के हर एक स्तर में लगने वाला है। आपको इसको आपको इधर फिट करना जरूरी है बहुत।
3 स्तरों में आपको ये लगने ही वाला है। जो आज हम सिखाएंगे आपको बचे हुए 2 स्तर, वो हम आज आपको जब बात करेंगे तो उस दोनों स्तर में आपको इंटेंसिटी तो देखनी है ही, तो आपको इसको महसूस करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात हो गई। अब हम अगले स्तर पर चले। तो आप में किसी ने भेजा नहीं है, जो दो लोगों ने भेजा है। एक हमारी बहन है, उसने भेजा और एक भाई साहब ने भेजा है, पर वो हमारे वॉल पर भेजा है। अगली बार से अगर ऐसा कुछ आया तो मैं डिलीट कर डालूंगा पूरा। हाँ, उनको एक बार में अलग अलग स्पर्श मिले हैं, एक बार प्रिकिंग भी मिला है और वार्म भी मिला है। तो ये प्रक्रिया नहीं समझ में आती वाली तो है ही नहीं। आप इसको चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर कर आपका जहन में उसको आप फिट कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं, ये आसान है, ये आसान है। मैं बात बताऊं आपको, ये आसान है। सिर्फ हम अगर ओवरवेल्म होंगे, अगर हम इससे अभिभूत होंगे, तो अभिभूत होने के बाद बड़ा दिक्कत है। कैसा देख सकेंगे? अरे गर्म लगती है क्या? पल्स कैसे गर्म लगेगी? खत्म हो गई स्टोरी, आप नहीं देख सकेंगे। आपको अगर देखना है तो अपने आप पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखोगे तो आराम से देख सकोगे। चलो नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। नेक्स्ट लेवल पे चलने के पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तितली किसने किसने देखी है? तितलिया, कॉलेज वाली नहीं पूछ रहा हूं मैं, तितली उड़ने वाली सबने देखी है। हाँ, तो ये तितली जब देखते हैं, हाँ पूछना है कुछ सवाल, पूछिए। सर सर जैसे कल आपने बताया था कि प्रिकिंग और सॉफ्ट के अंदर जब अपन पेन चुभाते हैं तो वैसी जो फीलिंग है वो प्रिकिंग होती है। पेन और चुभाने वाला एक तीव्रतर प्रिकिंग है। अगर आप कांटा चुभाओगे उससे अलग प्रिकिंग आएगी, सुई चुभाओगे उससे अलग प्रिकिंग आएगी, चक्कू चुभाओगे उससे अलग प्रिकिंग आएगी। प्रिकिंग का मतलब है तीक्ष्ण, शार्प एंगल्ड पल्स। उस तीक्ष्णता में एक आधी ब्लंट पेंसिल चुभाओगे उससे भी प्रिकिंग ही आएगी। पेंसिल और पेन, पेंसिल शार्प करके चुभाओगे ना तो ज्यादा प्रिकिंग आएगी, और अगर वो ब्लंट होगी तो कम प्रिकिंग आएगी, पर वो शार्प एंगल होगी। आपको स्पाइक मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? स्पाइक। हाँ, पर जब 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 सर अपन अपनी नाड़ी देखते हैं तो उसमें वैसी उल्टा देखते हो चुभन वाली आप, फील उल्टा नहीं देखते आती। हो आप, उल्टा देख रहे हो। नहीं, जैसे हाँ, जैसे ऐसा अपन देखो। हाँ, अब बताओ। जैसे अपन ने ये देखी सर, तो यहाँ पे प्रिकिंग की फीलिंग कैसी आएगी? मतलब वो पेन वाला चुभन तो लगेगा नहीं सर अपने को? क्यों नहीं या लगेगा? फिर ये उतनी आपने आपने अपना अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि नहीं लगेगा। आप एक बार देखो तो सही नाड़ी, आपकी नाड़ी आपको प्रिकिंग लग रही है कि सॉफ्ट लग रही है, वो इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर में 25 बार देखोगे खुद की नाड़ी, ऐसा अपने रुग्णों की देखना शुरू करोगे, तब जाकर आपको 20 दिन के बाद उसमें डिफरेंस समझना शुरू होगा, क्योंकि आपको देखना है। बात समझो, वो डिफरेंस कब महसूस होगा? क्योंकि आप उसके लिए सर्च करोगे। ये चुभती है क्या यार? मेरी उंगली के नीचे चुभन महसूस हो रही है क्या? जरूर महसूस होती है, जरूर। क्योंकि सर आज एक रुग्ण आया था मेरे हॉस्पिटल में। वो डेफिनेटली मतलब पिछले 20 सालों से वो हृदय रोगी है और उनकी पल्स हमेशा 40 से 50 ही चलती है। अब मैंने आज उनकी नाड़ी देखी सर, तो मेरी इंडेक्स पे कुछ चुभा नहीं। और दूसरा सर, उनके जो मिडिल वाली फिंगर है इसके ऊपर पल्सेशन आ रही थी। और सर उनकी फुल मैंने सी ये नाड़ी कभी की। कहा कि आपको किस उंगली के नीचे चुभेगा? नहीं, नहीं, वो किसी इधर भी वाली, उंगली पे, किसी भी उंगली पे। इस पे और बीच बात वाली पे आया था। समझिए, एक और बात बताता हूं मैं आपको, बड़ी मजेदार बात। आपने छेड़ रखी तो बताता हूं। जब पेशेंट्स क्रॉनिक होते हैं ना, जी सर। जब पेशेंट्स क्रॉनिक होते हैं, ज्यादा क्रॉनिक, हाँ, क्रॉनिसिटी भी अलग अलग तरीके की होती है। जब ज्यादा क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, जैसे कि 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से बीमार है, वो क्या 24/7 बीमार नहीं रहते। देर आर फेजेस इन देयर लाइफ, इन अ डे, where their system is in accordance with their prakriti. Though there is a diseased organ, though there is a diseased organ, पर वो 24 घंटा डिसीज कंडीशन में नहीं रहता। इसलिए आपको कभी कभी, मैंने इसलिए कहा नाड़ी को रिवर्स ऑस्मोसिस कभी नहीं करना। मैं हार्ट डिसीज के पेशेंट की नाड़ी देख रहा हूं तो मुझे हार्ट डिसीज की ऐसी नाड़ी मिलेगी, ऐसा नहीं देख सकते। आप नाड़ी देखने के बाद जो आपको महसूस होता है उसको एनालाइज कर सकते हो।
उल्टा ये उल्टा गणित कभी नहीं करना। अभी आएंगे वहां पर। आप अभी क्या है कि आप 5वीं क्लास का पढ़ाई पहले क्लास में चाहते हो, इसलिए दिक्कत है। हमको मास्टर होने तो दीजिए पहले, हैं? होने सर दीजिए। मैंने आज जो महसूस किया वो शेयर किया सर बहुत आपके सही, साथ। बहुत सही, सबके लिए है ये गणित आपके लिए नहीं है। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि बार बार इस तरीके के जो सवाल आपके मन में आते हैं वो ग्रुप में डालिए। ग्रुप में डालेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो सबके लिए होगा। क्योंकि ग्रुप में मैंने डाल मन में अनुमान लगाया था कि ये रिंग फिंगर पे आनी चाहिए, तो हृदय रोगी इसका तो रिंग फिंगर पे आना चाहिए, क्यों आना और चाहिए? आया बीच वाली फिंगर पे। बात समझो। अभी अगर वो उसके उस वक्त उसके बीच वाले एरिया में कुछ गड़बड़ चल रही होगी तो वो जो डोमिनेंट है वही आएगा बाहर। इसलिए मैंने आपको कहा, बात समझिए, नाड़ी परीक्षा को रिवर्स में कभी नहीं देखा जाता। नाड़ी परीक्षा ये उर्दू नहीं है, ये अपनी सीधी भाषा है। सीधा देखो, एनालाइज करो और क्रम से जाओ। उल्टा करेंगे। उर्दू में किसी जबान के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, उल्टा लिखने के चक्कर में कह रहा हूँ। हमें इसमें रिवर्स नहीं कर सकते, हमको सीधा जाना पड़ेगा। स्टेज 1 ये एसओपी है। ये कैलकुलेशन कैसा है मालूम है क्या? आपको प्रिकिंग मिली तो आपको पूरी सोच आपकी पैथोलॉजी की होनी चाहिए। आपको सॉफ्ट मिली तो पूरी सोच आपकी फिजियोलॉजी की होनी चाहिए। आप समझो आपको प्रिकिंग मिली और इरेगुलर मिली तो आपको पैथोलॉजी तो है पर हार्ट से संबंधित है। रेगुलर मिली तो हार्ट से संबंधित शायद नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर आएंगे, ये फुल है या एम्प्टी है। अगर इरेगुलर में फुल आती है तो बीमारी है, हार्ट से है और एक्यूट है। इरेगुलर में एम्प्टी आती है तो बीमारी है, हार्ट से है और क्रॉनिक है। आपको इस तरीके से एक चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा हर एक आइटम का, तब जाके आप अंत में निदान तक जाओगे। टाइम है उसे मंगलवार को हमारा सोमवार को हो जाएगा चौथा और 5वां लेवल। मंगलवार को जाएंगे वहां पर और आराम से जाएंगे। तो तितली देखिए आप सबने कैसे उड़ती है तितली, बढ़िया। फूलों पे कैसे बैठती है? मैं आपको एक सवाल है मेरा, क्या पंखुड़ी का वजन ज्यादा है उस जस्मीन के या गुलाब के, या तितली का वजन ज्यादा है? बैठती पंखुड़ी पे, ध्यान में रखना, फूल पे नहीं बैठती। तो पंखुड़ी का वजन ज्यादा होगा कि तितली का? 100% तितली का। कितना ज्यादा होता है? 200 to 250% ज्यादा, 2 से 2.5 गुना ज्यादा। अगर किसी पतली चीज पर जो एक जगह पर टिकी हुई है उस पर वजनदार वस्तु रखे तो क्या होना चाहिए? बेंड होनी चाहिए। इसलिए तितली को बैठने के बाद कभी आपने फूल की पंखुड़ी को बेंड होते हुए देखा है क्या? कभी नहीं, क्योंकि वो अपना वेट बैलेंस करती है पंखों पर और वो आराम से बैठकर सिर्फ उसकी सूंड जाती है, वहां से वो नेक्टर चूस लेती है जिसको वो बाद में मधु में परिवर्तित करती है। आपको नाड़ी पर उसी तरीके से बैठना है जैसे एक तितली बैठती है, पर इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। आप ऊपर से जाओगे तो आपको कभी आता पता नहीं लगेगा कि आप तितली जैसा बैठे हो। इसलिए आपको हमेशा इमीडिएट लेवल पर जाना है। चले जाइए। गए यहां पर, आप नाड़ी पकड़ी, हमने आपको बताया कितना दबाना है। अभी आपको करना क्या है, ध्यान में रखिएगा। ये तीनों उंगलियों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाना है। तब तक उठाना है कि जब तक आपका प्रेशर मिनिमम हो और फिर भी आपको नाड़ी लगती रहे। आप ऊपर से जाकर इसको कभी ढूंढ नहीं सकते, इसलिए इमीडिएट पर जाकर अक्सर यही कोशिश करनी पड़ेगी। इमीडिएट पे गए, आपने उंगली रखी और हर एक को ध्यान में रखना, ऊपर उठाना है। उठ रहे कि नहीं ऊपर? उंगली उठ रही है कि नहीं? तीनों उंगलियां एक साथ। आदत यही डालनी है आपको, तीनों उंगलियां एक प्लेन पर है। मेरे हाथ पर दिख रहा है कि आपको उंगलियां हिलते हुए?
हाँ, हमारे हाथ पे दिख रही है कि नहीं दिख रही? मेरी उंगली की मूवमेंट दिख रही है कि नहीं दिख रही है? उस तरीके से ऊपर लेके जाइए, जहां पर मिनिमम प्रेशर के साथ आपको पल्स मिलेगी वहां रुक जाइए। उससे ज्यादा ऊपर हिलेंगे तो बंद हो जाएगी, वहां रुक जाना चाहिए। और फिर आपको महसूस करना है आपको कौन से उंगली के नीचे स्पर्श मिलता है, वहां इंटेंसिटी कितनी है। वो 1 पे मिल सकता है, 2 पे मिल सकता है, 3 पे मिल सकता है, विथ मिनिमम प्रेशर। इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है 0, 1+, 2+ और 3+। ठीक है। अब यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सुपरफिशियल लेवल है, जो हम सबसे ऊपर जाते हैं, इसको हम नाम देते हैं सुपरफिशियल लेवल। ये सुपरफिशियल लेवल हमें इंफॉर्मेशन देती है दोषों के बारे में, क्या घट रहा है दोषों में, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है सुपरफिशियल लेवल में। और ये जानकारी हमें यहां पर हमें दोषों की बात हम जब भी नाड़ी परीक्षा करते हैं तो हमें 3 चीजें अक्सर सुनाई देती है, सर्प गति, मंडूक गति और हंस गति। वैसे नाड़ी में अनेकों गतियां बताई गई है, नाड़ी में अनेकों गतियां बताई गई है। अनेकों का मतलब वहां पर कपोत गति है, वहां पर कुक्कुट गति है, वहां पर काक गति है, वहां पर पिपीलिका गति है, वहां पर उष्ट्र गति है, वहां पर जलौका गति है, वहां पर गज गति है, अनेकों गतियां हैं। पर हमें यहां पर क्या देखना है, जो सबसे सामान्य में कही गई गतियां है वो है सर्प गति, मंडूक गति और हंस गति। वो है सर्प गति, मंडूक गति और हंस गति। कैसे महसूस करेंगे? आप जरा पल्स पे फिर से उंगली रखो। उपाध्याय जी कहाँ जा रहे हो आप? गलत जगह पर नहीं, ठीक से रखो, गलत कर रहे हो, 100% गलत। फिर से करो, फिर से करो आप। अर्चना जी आप फिर से करो उसे, हाँ प्लीज। नहीं, आपको ये बॉर्डर लाइन, इस बॉर्डर लाइन पर जाना है। हमें आपका हाथ यहाँ दिखती है, उंगली यहाँ से निकलकर ऐसे जाते हुए दिखती है, ऐसे नहीं जाना है हमको, ये बॉर्डर पर जाना है, बॉर्डर पर, सीधे लाइन में बॉर्डर पर जाना है और वहां से अंदर जाना है, और फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है। और तीनों उंगलियां एक साथ रखने की कोशिश मत करिएगा, एक एक उंगली एक बार में। अब जाइए सुपरफिशियल। मुझे जरा बात बताइए, आपने पहले पकड़ा और अभी भी पकड़ा, क्या आपको पूरी नाड़ी दिखती है, क्या महसूस होती है? एक ट्यूब, कभी नहीं हो सकती। आपको सिर्फ पल्सेशन महसूस होते हैं, सिर्फ घापन महसूस होते हैं। ध्यान में रखना, हमें नाड़ी की ट्यूब महसूस नहीं होती। अगर नाड़ी की ट्यूब महसूस होने लगी, रज्जुवत नाड़ी अगर दिखने लगी आपकी उंगली के नीचे, तो आंखें मूंद कर कहना कि उसको सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस है, सीवियर। अगर उसकी नाड़ी आपको रज्जुवत दिखी उंगली के नीचे, तो आप आंखें मूंद कर गारंटी के साथ कह सकते हो एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो भी मॉडरेट नहीं, सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस। पर आपको अमूमन क्या मिलता है? स्पंदन। अब स्पंदन मिलेगा तो हमें सर्प, मंडूक और हंस गति में भी स्पंदन ही मिलने वाला है। वहां ना मुझे कोई सांप दिखने वाला है, ना मंडूक दिखने वाला है, ना हंस दिखने वाला है। और गलती अमूमन सब बच्चे, जितने भी डॉक्टरों को मैंने सीनियर में से डॉक्टरों को बात करते हुए देखा, वो हंस को ढूंढते हैं, वो मंडूक को ढूंढते हैं, वो सर्प, उनको लगता है कि सर्प के जैसा महसूस होना चाहिए कि कुछ तो भी नीचे से मूव हो रहा है। बिल्कुल महसूस होता है, पर वो ट्यूब नहीं होती, वो हमें स्पंद महसूस होता है।
आप सुपरफिशियल पे जाएंगे तभी गति महसूस होगी। आप जैसे ही आपने दबाया नाड़ी को, गति गायब। करके देखो, इमीडिएट में जाओ, आपको गति मिलती है क्या? देखो कुछ। सुपरफिशियल में जाएंगे तभी आपको अलगाव महसूस होगा उसमें। और अलगाव में क्या होता है मैं बताता हूं आपको। आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ टिप्स का। अगर आप सोचो कि ये नीचे से एक सांप जा रहा है, यहां से नीचे से एक सांप जा रहा है, सांप कैसे जाएगा? सांप कैसे मूव करता है? ये सौरभ भाई का ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, पवन भाई का भी ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, किसी का ऐसा ऐसा भी मूव करता होगा। सांप ऐसा कभी मूव नहीं करता। ध्यान में रखना, हम सोचने में थोड़ा गड़बड़ करते हैं। सांप जलों का करती है ऐसा। अगर आपको नाड़ी में ऐसे ऐसी गति मिलने लगे तो वो जलों का गति है, उसके चक्कर में मत पड़ना। अभी आप सर्प गति को महसूस करना। सांप ऐसा मूव करता है, वो जमीन पर रेंगने वाला जानवर है, वो रेंगता है, ऐसा नहीं करता, उड़ उड़ा के नहीं जाता वो, और ऐसा भी नहीं जाता, वो जमीन पर रेंगता है। और रेंगने में सांप में और एक खासियत है, अगर आप सांप को देखोगे तो उसकी साइज पूरे इसमें एक जैसी नहीं होती, दोनों कोने पे वो पतला होता है, बीच में थोड़ा मोटा होता है। तो अगर आपको नाड़ी के नीचे कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर स्पर्श लगने लगा, एक उंगली के नीचे, मैं एक ही उंगली बता रहा हूं आपको, ध्यान में रखना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, अलग अलग जगह पर स्पर्श लगने लगे, अगर मैं मार्क करूं, दिख रही क्या मार्किंग? ऐसी स्पर्श दिखने लगे। और बात ध्यान में रखना, दिखता कैसे है? एक ही स्पर्श में नहीं दिखता। हम नाड़ी देखने के लिए आपको कहे कि 90 सेकेंड देखना चाहिए, मतलब आपको 100 पल्सेशंस देखनी है और 5 लेवल में देखनी है, तो एक लेवल में कितनी आई? 20। और अगर हम हर एक उंगली के नीचे 3 में डिवाइड करेंगे तो एक उंगली के नीचे कितने पल्सेशन आने चाहिए? कम से कम 7। तो आपको लगातार पल्सेशन में देखना है, क्या एक ही जगह पर मिलता है क्या? वो अगर अलग अलग जगह पर मिलने लगा और अलग अलग साइज का मिलने लगा तो आपने उसको समझना है सर्पगति। सिंपल। अलग अलग जगह पर एक ही उंगली के नीचे, जैसा मैंने ये पिक्चर में दिखाया है, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? वैसे और अलग अलग साइज का लगने लगे तो वो है सर्पगति। मेंढक को आप सबने देखा होगा, बरसाती मेंढक तो होते ही है। आप मरुस्थल में रहो या जंगल में रहो या मुंबई जैसी जगह पर रहो, मेंढक तो होते ही है। मेंढक कैसे चलता है? उछल उछल कर, और उसका उछलना जो है वो हमेशा लिपिंग कहते हैं इसको, फॉरवर्ड जंपिंग, क्योंकि उसके पिछले पैर बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो लीप करेगा। अगर आपको उंगली के नीचे ये लीपिंग मूवमेंट लगेगी, फॉरवर्ड जंपिंग मूवमेंट लगेगी, तो वो है मंडूक गति, वो है मंडूक गति। पर लगना चाहिए आपको पल्सेशन। ध्यान में रखना, आप कभी भी मंडूक को महसूस नहीं कर सकते, आप महसूस करेंगे पल्सेशन को, ऊपर आने वाला उठने वाला पल्सेशन लगेगा, तो वो है मंडूक गति। और अगर हंस को आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो नेट खोलकर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। कौन बंदा है जो आ रहा जा रहा है? मुझे उसके लिए वेटिंग रूम खुली रखनी पड़ रही है, आपको जगह कम मिलती है। अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये अगर फॉरवर्ड जंपिंग मिलती है तो वो है मंडूक गति। और अगर आप हंस को देखेंगे
हंस को अगर आप देखो ध्यान से तो आपको ध्यान में आएगा कि उसके पाँव जो है वो बहुत लंबे होते हैं, 1.5 मीटर के आसपास, और वहां फिन्स लगे हैं। तो वो पानी के सतह पर जब तैरता है तो पाँव उसका पानी के अंदर 1.5 मीटर अंदर गया हुआ है और वहां वो हिलाता है, तो सतह पर कोई हलचल नहीं होती, सतह पर कोई हलचल नहीं होती। अगर आपको, और वो एक लाइन में चलता है, सर्प जो है वो अलग अलग दिशा में दिखेगा, और अगर आपको एक लाइन में स्पर्शेशन मिलने लगे, एक ही लाइन में, इधर 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 एक ही लाइन में, और सटल पल्सेशन मिले जो बहुत डिस्टर्ब नहीं करने वाले, तो वो है हंस गति। इज इट क्लियर? तो अभी आपको नाड़ी में सुपरफिशियल पर जाने के बाद 3 चीजें देखनी है मात्र। पहली चीज है कौन से उंगली के नीचे, दूसरी चीज है इंटेंसिटी कितना, और तीसरी चीज है गति कौन सी, हर एक उंगली के नीचे सेपरेटली। अब यहां पर ऐसा कभी नहीं हो सकता इंटेंसिटी 0 और आपको सर्प गति, मंडूक गति या हंस गति लगी। इंटेंसिटी लगी इसका मतलब पल्सेशन लगा, तभी आपको गति मिलेगी। अगर आपको पल्सेशन लगी नहीं रहा है तो गति कैसे मिलेगी? बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इंटेंसिटी लिखते हैं 0 और आगे लिखते हैं सर्प गति। ये गलती नहीं करना। अब यहां पर क्या होता है, इंडेक्स फिंगर आपको बताता है वात के स्थान, इंडेक्स फिंगर बताता है वात के स्थान। कौन से है वात के स्थान? पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। मिडिल फिंगर बताता है पित्त के स्थान, नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसाहा दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। और तीसरा है रिंग फिंगर, ये हमें बताती है कफ के स्थान, ये हमें बताती है कफ के स्थान। कफ के स्थान क्या है? उरक कंठ शिरक क्लोम पर्वाणी आमाशयो रसाहा मेदो घ्राणम च जिह्वाश्च कफश्च सुतरा मुरा। ये हुए बड़े बड़े पैमाने पे बात, बराबर है। अब ये जो है इसका कोई ट्रांसलेशन करने की जरूरत है कि इतना आपको संस्कृत ध्यान में आता है? किसी को नहीं आता होगा तो प्लीज हमारे पेपर्स को रेफर करिएगा, उसमें अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। तो ये हमने देखा वात स्थान, पित्त स्थान और कफ स्थान। हमने जब इमीडिएट में देखा तो हमने इसको कहा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए हम आपको कहते हैं कि 5 स्तरों को अलग अलग स्वरूप से सोचना और उनको अलग अलग समझना, तब जाके इकट्ठा कर सकेंगे। और सर्प गति बताती है वात के कार्य, वायु, वायु आयु, वायु बलम, वायु चेष्टा प्रणीति नाम। वायु के सिवा कोई कार्य नहीं होता, तो वायु चलन का कारक है, वेदनाओं का कारक है। अगर आपको कोई मूवमेंट या वेदना होने वाली होगी, संकोच होने वाला होगा, क्षय होने वाला होगा, तो आपको सर्प गति मिलेगी। वात के कार्य बताती है ये। मंडूक गति पित्त के कार्य बताती है, तप संतापे पित्तम, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, दाह, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। अगर ऐसा कोई चीज है तो आपको मिलता है मंडूक गति। वो वात स्थान में हो सकती है, पित्त स्थान में हो सकती है, कफ स्थान में हो सकती है। वात का कार्य वात स्थान में हो सकता है, पित्त स्थान में हो सकता है, कफ स्थान में हो सकता है। और हंस गति बताती है कफ का कार्य। कफ का कार्य क्या है? एक्यूमुलेशन, कंजेशन, ट्यूमर्स, जमा होना, संचिति होना, ये सब लक्षण हमें सूजन, ये कफ के कारण से होती है। न तो कफात पूयम, पूय है तो हमें कफ का कार्य दिखता है। तो हमें वात स्थान, पित्त स्थान और कफ स्थान में वात का कार्य है, पित्त का कार्य है कि कफ का कार्य है, वात का कार्य है, पित्त का कार्य है कि कफ का कार्य है, वात का कार्य है, पित्त का कार्य है कि कफ का कार्य है, ये देखना है। ये है सुपरफिशियल एक्सप्रेशन। देख सकेंगे इसे? चलो देखो, 1 मिनट में देख लेना, आप महसूस करना। समझ में नहीं आवे तो बाद में प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं इसके बाद वाला लेवल आपको सिखाने वाला हूं अभी। ऐसा नहीं हो कि हमारा समय हमें कम पड़े।
प्रेम जी, आप फ्लैट सरफेस को प्रयोग मत करो, सिर्फ टिप्स का प्रयोग करो। हाँ, वेरी गुड। ये विवेक भाई कैसा देख रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लाइट आपका सामने से बहुत आ रहा है, उस पे तो दिख नहीं पा रहा है मुझे। आप पे आना चाहिए लाइट, तो मुझे आसानी से दिख पाएगा। चलो नेक्स्ट लेवल। ये लेवल में आपको इमीडिएटली आज के आज पता चलेगा कि आप नाड़ी सही देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अभी के अभी इसी समय हमने नाड़ी देखी इमीडिएट लेवल पर, उसमें हमने प्रेशर का विचार किया नहीं किया। फिर हमने मिनिमम प्रेशर के साथ सुपरफिशियल में देखी, बराबर है। अब आप नाड़ी देखी, इमीडिएट लेवल पर गए, इमीडिएट लेवल से आप सुपरफिशियल पर गए। जैसे ही आप सुपरफिशियल पर गए, आपने देख लिया, तीनों चीजों को नोट किया तीनों उंगली के नीचे, और फिर आपको इसको पूरी ताकत से दबाना है। देखो मैं सुपरफिशियल पे हूं अभी, और अभी मैं पूरी ताकत से दबा रहा हूं। मेरी उंगली की मूवमेंट देख रहे हैं आप? उंगली की मूवमेंट देख रहे हैं क्या? पूरी ताकत से दबाया हुआ, इतना दबाना कि आपका पल्सेशन बंद हो जावे। इतना दबाना है कि पल्सेशन बंद हो जावे, और जैसे ही पल्सेशन बंद होगा, बंद हो गया क्या, आपको धीरे धीरे ऊपर उठना है। तीनों उंगलियों को साथ में लेकर, तीनों उंगलियों को साथ में लेकर धीरे धीरे ऊपर आना है। जैसे ही पल्सेशन वापस चालू होगा वही रुकना है। जैसे ही पल्सेशन वापस चालू हुआ वहीं पे रुकना है। मैं गया, देखो मैं देख रहा हूं नाड़ी, मैं गया इमीडिएट लेवल पर, मैंने रखी उंगली, दूसरी उंगली रखी, तीसरी उंगली रखी। उसके बाद मैं सुपरफिशियल गया। सुपरफिशियल जाने के बाद मैंने ताकत लगाई, डीप पे गया। डीप पे जाने के बाद मैंने ऊपर उठाना शुरू किया। जैसे ही पल्सेशन चालू हुआ आपको वही रुकना है। ध्यान में रखना, पल्सेशन हमेशा चालू होगा तो रिंग फिंगर में होगा। उसका कारण है ब्लड उसी तरफ से आ रहा है, ब्लड उसी तरफ से आ रहा है। तो पहले तो रिंग फिंगर पर धक्का देगा वो, उसके बाद 5 से 6 पल्सेशन छोड़ देना है आपने, भूल जाना उसको, सिर्फ उंगली रखना वहीं पे स्थिर। आपको पता लगेगा कि वो स्थिर हो रहा है कहीं तो भी, ये तीनों उंगलियों पे स्थिर हो जाएगा। और स्थिर होने के बाद आपको 2 चीजें देखनी है मात्र, यहाँ पर मात्र 2 चीजें, कौन से उंगली के नीचे है और इंटेंसिटी कितनी है। देखो जरा, पूरी इमीडिएट पे जाओ, इमीडिएट से सुपरफिशियल पे जाओ, सुपरफिशियल पे, सुपरफिशियल से स्ट्रांग दबाकर अंदर दबा दो, पूरा ताकत लगाकर। पल्सेशन बंद होने चाहिए। बंद होने के बाद तीनों उंगलियां एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठानी है। जैसे ही पल्सेशन चालू हुआ आपको वही रुकना है, और देखना है आपको कौन से उंगली के नीचे इंटेंसिटी कितनी है। 2 ही चीजें तो देखनी है, इसको ज्यादा देर नहीं लगती है। इंडेक्स के नीचे इंटेंसिटी कितनी है, मिडल के नीचे इंटेंसिटी कितनी है, और रिंग के नीचे इंटेंसिटी कितनी है। मैं पूछूंगा आपसे 2 मिनट। यहां पर हमें ज्ञान होता है प्रकृति का। जो सबसे स्ट्रांग होगा वो हमारे प्रकृति का सबसे बलवान दोष होगा, जो मध्य में होगा वो उसके बाद वाला दोष, और जो सबसे कम होगा वो सबसे कम वाला दोष होगा। अगर 2 में एक समान मिलती है तो द्विदोषात्मक प्रकृति है, तीनों में एक समान मिलती है तो त्रिदोषात्मक प्रकृति है। और प्रकृति आपने डेफिनेटली हर एक को जानते हैं आप अपने अपनी प्रकृति को, और जब आप अपने अपनी प्रकृति को जानते हैं तो मैच करके देखिए आप नाड़ी परीक्षा सही करते हो कि नहीं। 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि आपकी प्रकृति मिलती है नाड़ी में, तो आप नाड़ी परीक्षा सही कर रहे हो। अगर नहीं मिलती है तो एक प्रोफार्मा हमने आपको प्रकृति का भेजा है, उसके जवाब लिखो, फिर से प्रकृति को एनालाइज करो और समझने का प्रयास करो। यह है डीप लेवल। हमें इमीडिएट लेवल में मिलता है ग्रॉस फाइंडिंग ऑफ द बॉडी, हमें इमीडिएट लेवल में मिलता है ग्रॉस फाइंडिंग, सुपरफिशियल में मिलता है दोषा लेवल, और डीप में मिलता है धातु लेवल, आप प्रकृति लेवल। डीप में क्या मिलता है हमें? प्रकृति लेवल। तो आपको अभी हाँ क्या पूछ रहे हैं, सवाल पूछिए सौरभ जी।
सर मैं तो यूं पूछ रहा था कि इन जनरल अपने को सर केवल इंडेक्स फिंगर पे पल्सेशन आते हैं, बाकी दो। आप अनम्यूट करिए ना जरा प्लीज। हाँ सर। हाँ मैं यूं पूछना चाह रहा सर अभी कि जब मैं देख रहा हूँ तो केवल इंडेक्स वाले फिंगर है ना, इसी पे ही पल्सेशन आ रहे हैं, बाकी इस पे और इस पे पल्सेशन नहीं आते सर इससे। इतने नहीं आते कि नहीं आते, दोनों में बहुत अंतर है। नहीं आते, इस केवल इसी पे आते हैं, इस पे और इस पे नहीं आते, हाँ इस तो पे आप आते हैं बस। एक बार आप फिर से शांति से मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, शांति से आप सुपर इमीडिएट, सुपरफिशियल और डीप को देखिए। क्या आपको 3 लेवल मिलती है क्या? चलो उल्टी बात, 3 लेवल मिलती है क्या आपको? 3 लेवल देखने को मिलती है क्या जो आपने सुपरफिशियल पहले पकड़ी? सुपरफिशियल और डीप 3 लेवल मिलती है। अभी सबका अनम्यूट कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन आंसर टाइम है और 5 मिनट है। हाँ सर। अगर आपको 3 लेवल मिलती है तो क्या तीनों लेवल में सबको एक जैसी पल्स मिलती है, क्या अलग अलग पल्स मिलती है? अलग 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 मिल रही सर। अगर आपको अलग अलग पल्स मिलती है तो उंगलियां भी बदलती है क्या, स्पर्श ही बदलता है सिर्फ? एक ही दोनों पे बदल आती रहा है था सर। सर, दोनों में बदल रहा है, उंगलियों पे भी बदलता है और स्पर्श में भी अंतर आ रहा है। ध्यान में रखिएगा सौरभ, आपके शरीर में कुछ और अलग घट रहा होगा, उसके कारण से ऐसा हो रहा होगा। मैं आप पे अविश्वास बिल्कुल नहीं है, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि नाड़ी परीक्षा में जो मिलता है वो बिल्कुल सिर्फ सच और सच के सिवा कुछ भी नहीं, हाँ सिर्फ कोरा सच और सच के सिवा कुछ भी नहीं। तो आप विश्वास करिए कि आपके शरीर में क्या होता है, उसके बारे में हम कभी अपने लेवल पर पर्सनल फोन पे बात करेंगे। और आपको ऐसा नहीं होगा कि एक ही उंगली पे मिलेगा, आप दिन भर में 25 बार देखना शुरू करिएगा। तो आपको हम ये 25 बार देखने का आइडिया इसलिए कह रहे हैं कि दिन का ऋतु का साइकिल होता है, साइकिल में आपके शरीर में दोषों का परिभ्रमण होना ही होना है। तो आपको वेरिएशंस दिखेंगे दिखेंगे और दिखेंगे ही, तो पर ये आपको सर ध्यान कल रखना है। इन जनरल वन फिंगर पे मिलती है सर, और कल जब मैंने रात को 9 बजे देखी तो 9 बजे फिर जितनी स्पाइक वाली पल्स आ रही थी इस पे खाना खाने के बाद, वो नहीं आई, उतनी नहीं आई, बहुत कम आई बहुत 9 सही बजे। अनुभव है आपके, सबके अनुभव आएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको कि आप आज आप जो है निदान छोड़कर देखने का शुरुआत करो। जस्ट ट्राई टू फील विदाउट गिविंग अ बैक ऑफ इट, व्हाट इज दैट। आपके डीप लेवल में इंडेक्स बताती है वात दोष, मिडिल बताती है पित्त दोष और रिंग बताती है कफ दोष। अगर यहाँ पर ज्यादा मिलती है तो आपके प्रकृति में पित्त का वात का आधिक्य है, यहाँ ज्यादा मिलती है तो पित्त का आधिक्य, और यहाँ ज्यादा मिलती है तो कफ का आधिक्य है। ये दो में ज्यादा मिलती है तो वात पित्त का, ये दो में ज्यादा मिलती है तो पित्त कफ का, और ये दो में ज्यादा मिलती है तो वात कफ का। तीनों में मिलती है तो तीनों दोषों का आपको आइडेंटिफाई करना है इंटेंसिटी के साथ। मैं इसमें एक बड़ा फायदा मुझे नजर आता है, इसमें मुझे सिर्फ प्रधान दोष नहीं मिलते, उसके बाद वाला दोष और उसके बाद वाला दोष, तीनों दोषों की सामूहिक स्थिति मुझे पता चलती है नाड़ी में। ये महसूस करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपके पास 2 दिन है, अभी 3 दिन। सर एक निवेदन था हाँ बिल्कुल। जी सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया था कि दिनचर्या जो है, मतलब सॉरी, जो हमारा टाइम डिवीजन है उसके अनुसार वात पित्त दोष की जो प्रकोप अवस्था है, मतलब जो इंटेंसिटी है उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? अगर आप दिन भर में ना, आप अभी तो फिलहाल उस चक्कर में मत पड़ो, अभी आप महसूस करो सिर्फ क्या बदलाव आता है ये देखो। मैं आज आपके साथ हमारा बॉडी क्लॉक शेयर कर दूंगा। बॉडी क्लॉक में आपको पता चलेगा कि कौन से दोष कौन से समय पर प्रबल होते हैं, प्रकोपित नहीं होते। ध्यान में रखना, प्रकोप ये उन्मार्ग होने की अवस्था है, और प्रबलता ये अपने स्थान में प्रबल होते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उन्मार्गगामी होंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रसारित होकर स्थान संशय करने की स्थिति में होंगे, पर प्रबल दोष हर बार जरूरी नहीं कि वो स्थान संशय कर व्याधि निर्माण करे। प्रबलता मिलेगी आपको, जैसे कि दोपहर में पित्त की प्रबलता मिलेगी, अर्ली मॉर्निंग में कफ की प्रबलता मिलेगी, इवनिंग में आपको वायु की प्रबलता मिलेगी।
सूर्य ढलने के बाद कफ की प्रबलता मिलेगी। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, ये आपको समझना, देखना, समझना है। रात्रि का पित्त, मध्य रात्रि का पित्त और मध्याह्न का पित्त, इसमें फर्क होगा। अर्ली मॉर्निंग उषक काल का कफ और सायं का कफ, इसमें फर्क होगा। भोर की वात, ब्रह्म मुहूर्त पे जो वात होगा वो और सायं के वात में फर्क होगा। क्या कैसा हमारे क्लॉक में आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल है, पर ये आपको समझना जरूरी है। गुणात्मक भी फर्क होगा, मध्याह्न का भी पित्त होता है और मध्य रात्रि का भी पित्त होता है। कभी आपने सोचा क्या इसके बारे में, मध्याह्न के पित्त और मध्य रात्रि के पित्त में क्या अंतर आता होगा? सवेरे के कफ में और सायं के कफ में क्या अंतर आता होगा? जब शास्त्र कहता है वो होरात्रि भुक्ता नाम अंत मध्य अधिगा क्रमात्, हमने रट लिया उसको, रट कर उसको क्लिनिकली जजमेंट में लेते हैं क्या, वो इंपॉर्टेंट है। हमको क्लिनिकली समझना चाहिए मध्याह्न का पित्त क्या होगा, मध्य रात्रि का पित्त क्या होगा। ये कभी मैंने जब आपको कहा कि दोषों के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में भी बात करेंगे। आप कहीं आपको किताबों में मिल जावे तो देख लेना। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे सोमवार को। कृपा करके इस लिंक को भूल जाइए। मैं आपको जो गलती से पहले लिंक भेज दिया था उस लिंक को वापस भेजूंगा। सर मुझे भी सिर्फ इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर पे फील होता है, रिंग फिंगर पे नहीं फील होता। मैं कहा नहीं करो आपको, आप नहीं होगा, होगा जो भी होता है फील करो। पहले तो प्रैक्टिस करना है फील करने की। और सर अभी आपने बोला कि एकदम डीप करके फिर वापस करते हैं तो भी सर रिंग फिंगर पे, आपने बोला रिंग फिंगर पे फील होना चाहिए, लेकिन सर मुझे नहीं हुआ रिंग फिंगर पे फील नहीं हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब आप इधर उधर घूमती हो, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है, ब्लड का फ्लो जो है वो हार्ट से निकलकर ब्रैकियल आर्टरी से होकर यहाँ से जाएगा। तो जब आप ऊपर उठाओगे, बंद किया हुआ, बंद किया हुआ जब आप ऊपर उठाओगे तो सबसे पहले अगर आप वहां रुकी नहीं, जहाँ शुरू होता है वहां रुकी नहीं, तो आपको आगे मिलेगा। वही रुक गई तो ही आपको पहला फल यही मिल सकता है। ये इसके लिए नाड़ी की जरूरत नहीं है समझने के लिए, ये तो मैकेनिक्स है, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस है कि ब्लड फ्लो जहां से होगा वही लगेगा। पर आपको उसके बाद 6-7 फिंगर पल्सेशन को जाने देना पड़ेगा। सोमवार को दोपहर में इसी समय इसी स्थल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको आज का हमारा ये संवाद अच्छा लगा होगा और 3 दिन के संवाद में नाड़ी परीक्षा देखने की उत्सुकता आपकी बड़ी होगी। हाँ सर। और नाड़ी परीक्षा में आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकोगे। कम से कम ये नए 3 स्तर तो आपने सुने अभी, तो आप पहले शायद ही देखते होंगे, स्तरों में नाड़ी नहीं देखते हम। तो अगर आप ये 3 स्तर में नाड़ी देख सके और 3 दिन में, अभी आप मुझे मिलेंगे सोमवार को दोपहर 3:30 बजे, तब तक आप अगर 100 नाड़ी देख सके ये तीनों लेवल की, और तीनों लेवल की 100 नाड़ी देखकर लिखेंगे तो 100 या 300 हो जाएंगी। तो आपको 300 नाड़ी का एक्सपीरियंस होगा और आप मुझे फर्क अगली बार बताएंगे कि क्या महसूस होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेशेंट एंड योर फैमिली।